हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस मास्टरी कोर्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने कवर किया था ओवरव्यू क्या होगा हमारे इस कोर्स का। ये जो कोर्स है वो किन लोगों के लिए है, किस चीज़ के लिए है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। एक्चुअली ये फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। इट इंक्लूड्स नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बजटिंग एंड सेविंग, क्रेडिट एंड डेट एंड इन्वेस्टिंग। Having a high level of financial literacy can help you make informed decisions about your finance, set financial goals and plan and blah blah blah। बहुत सारे चीज़ें लिखा हुआ है। हम लोग इजीली समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या। देखिए, मैं अगर सिंपल वर्ड में आपको कहूँ को फाइनेंशियल लिटरेसी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी या फिर स्टडी ऑफ मनी भी कह सकते हैं इस चीज़ को। सो फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में थोड़ा सा आपको इसके बारे में शेयर किया था। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर किसी को पैसों की ज़रूरत है। जितना आता है और भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। पैसे को कौन मना करता है ना। सिर्फ पैसा आने से नहीं होता है, पैसे को संभाल के रखना भी पड़ता है। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हुआ क्या, इंडिया में बहुत कम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता है, फाइनेंस के बारे में पता है, पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, पैसे को काम पे कैसे लगाते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि वो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है वो। तो अभी फाइनेंशियल लिटरेसी का आपको एक रफ एग्जांपल हो गया होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी किस चीज़ के ऊपर है। मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का कंसेप्ट ये है कि आपको मनी के बारे में समझना है, मनी के बारे में नॉलेज गेन करना है। उसी चीज़ को नॉर्मली फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जा सकता है। अभी उसका बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी क्या क्या होगा हमें। तो सबसे पहला वैसे तो कई सारे बेनिफिट्स है फाइनेंशियली लिटरेट होने का। यहाँ पे 3 पॉइंट हाईलाइटेड किया गया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन which leads to creating and growing wealth for the future. Investing with the effect of compounding leads to achieve financial goals। अच्छा, इस पॉइंट को, पहले पॉइंट को समझते हैं। फाइनेंशियली जब आप लिटरेट होंगे, जब को आपको फाइनेंस के बारे में पता होगा, आपको पैसे के बारे में पता होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप पैसे के पेड़ लगे होते हैं। लेग लेग, पेड़ मतलब वो पेड़ नहीं, पेड़, लेग का बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप अगर आपने अर्निंग करना शुरू कर दिया, आपके पास अच्छा खासा अर्निंग आ रहा है या फिर कुछ भी अर्निंग आ रहा है, आप कुछ ना कुछ अर्निंग का सोर्स जनरेट कर रहे हैं या कर चुके हैं जिससे आपका अर्निंग आना शुरू हो चुका है। तो अगर आप उस मनी को मैनेज नहीं करोगे, अगर आप उस मनी को एक डायरेक्शन नहीं दोगे, तो मनी वापस लौट के चला जाता है, क्योंकि मनी के पेड़ लगे होते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, मान लीजिए आप जेब में 2-3 हज़ार रुपये लेके कहीं पे निकलते, कहीं पे दोस्तों के साथ घूमने चले गए या फिर गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे चले गए, कहीं पे भी घूमने वगैरह चले गए, पैसा कैसे खर्च होता है आपको खुद पता नहीं होता है। जब हम घर पे लौटते हैं, घर पे लौटने के बाद पता चलता है अरे इतना पैसा खर्चा हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली लिटरेट होना, क्योंकि आपके मनी जो है, आप जो अर्निंग कर रहे हैं, वो कैसे आपके हाथ से निकल जाएगा आपको खुद पता भी नहीं होगा। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट ना हो तो, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तो आप कभी भी वेल्थी नहीं बन सकते। आप रिच जरूर बन सकते, लेकिन वेल्थी कभी नहीं बन सकते अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट ना हो। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि रिच और वेल्थी में डिफरेंस क्या है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक आदमी है, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी कमा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है उसको रिच कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि उसका अर्निंग अच्छा खासा है। उसका हो सकता है कि लाइफस्टाइल भी अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वेल्दी हो। देखिए, अगर आप जो अर्निंग कर रहे, अगर उस पैसे को अगर आप वापस काम पे नहीं लगाते, पैसे से पैसा बनाना अगर आपको नहीं आता है, तो आप वेल्दी कभी नहीं बन पाओ। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंडिया में कि वो अर्निंग करते तो सही है, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते, लेकिन वो एक टाइम पे ऐसा होता है, अगर वो काम नहीं करे तो उनका पैसा खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को काम पे नहीं लगाया कि वो और ज़्यादा पैसे कमाए। तो वो कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। वो रिच जरूर बन सकते, वो अच्छा खासा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वेल्दी कभी नहीं बन सकते। तो आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि रिच और वेल्दी में डिफरेंस क्या है। सिंपली मैं आपको एक और बार बताता हूँ। रिच वो इंसान है जो अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है,
और जो वेल्दी इंसान है वो रिच जरूर है, लेकिन साथ में उसका बहुत सारा इन्वेस्ट करके रखा होता है, वो अपना लाइफ सिक्योर करके रख चुका होता है, पैसे से पैसा बनाना उसको आता है। अगर वो अच्छा खासा एक लेवल पे जाने के बाद अगर वो अर्निंग करना बंद भी कर दे, कुछ काम नहीं करे, फिर भी वो अपना लाइफ गुजार सकता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया और अभी उस पैसे से वो और ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो वेल्दी वो इंसान है जिसके पास एसेट्स है, लाइबिलिटी से ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं आप। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट है, एसेट और लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है। एसेट वो चीज़ होता है जिससे आपको अर्निंग आता है, या फिर जो चीज़ आपको पैसा कमा के देता है। और लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपसे पैसा लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपके पास 15-20 लाख 50 लाख है, और आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक है। अभी वो प्रॉपर्टी जो आपने खरीदा वो एक एसेट है। एसेट कैसे है? क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदा आप उसको रेंट पे डाल सकते हैं, और रेंट से आपको रेंटल इनकम आएगा और आपके पास कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी रहेगा। तो आपने क्या किया, आपने एक एसेट खरीदा जो कि आपको पैसा कमा के दे रहा है। वही उसी जगह पे मान लीजिए आप कोई एक ऐसा चीज़ खरीदते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी वो उस चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कार आप उसको एसेट बनाते हैं या लाइबिलिटी बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कार आपको अगर अर्निंग करने में हेल्प नहीं कर रहा है या फिर अर्निंग करके दे नहीं रहा है, तो वो लाइबिलिटी की कैटेगरी पे आता है। अगर वही जगह पे अगर आप अ, अपने कार से अगर अर्निंग करने में आपका कार आपको हेल्प कर रहा है, या फिर आपका कार आपको अर्निंग करके दे रहा है, तो वो आपके लिए एसेट बन गया है। तो आई होप आपको ये भी पता चल गया कि एसेट और लाइबिलिटी क्या है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहला बेनिफिट तो ये है फाइनेंशियली लिटरेट होने का। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स इन सिक्योरिंग प्रेजेंट एंड अनसीन फ्यूचर थ्रू सेविंग। सेविंग कैन बिकम योर इमरजेंसी फंड एंड वेयर टू कीप योर एक्सपेंस इन कंट्रोल। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट होते, आपको पता होगा कि आपको सेविंग कैसे करना है, आपको इमरजेंसी फंड कैसे मेंटेन करना है। हालांकि इस चीज़ के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है इस कोर्स का, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तो ये है, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट है तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, प्रेजेंट को भी मेंटेन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इट हेल्प्स टू यूज द डेट वाइजली। डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब होता है कर्जा। देखिए, फाइनेंशियली लिटरेट होने का मतलब ये नहीं, अच्छा मैं यहाँ पे इंट्रो पे थोड़ा सा बताया था कि डेट का मतलब क्या है। डेट का मतलब जो नॉर्मली कर्जा होता है, वो इंडिया में ज़्यादातर लोग कर्जे को निगेटिवली देखते हैं। आप भी शायद कर्जे के निगेटिवली देखते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कर्जा हमेशा निगेटिव। कर्जा कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अगर आप कर्जा लेके अगर आप एसेट खरीदते हो, ठीक है, अगर आप कर्जा लेके एसेट खरीदते हो जो आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी देता है, आपको कम पैसा कमा के देते हैं, तब तो वो कर्जा अच्छा है ना। और वही उसी जगह पे अगर आप कर्जा लेके डेट लेके कोई लाइबिलिटी खरीदते हो, लाइबिलिटी पे पैसा लगाते हो, वो लाइबिलिटी क्या होता है? आपसे पैसा लेके जाता है। तो लाइबिलिटी पे पैसा लगाने से आपको कोई अर्निंग तो हो नहीं है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो कर्जा गलत चीज़ है। लेकिन ये कम्प्लीटली पर्सनल है। आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके अगर आप कर्जा लेते किसी भी चीज़ से, बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए कर्जा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कर्जा लेते हैं, स्टूडेंट के लोन लेते हैं। लोन क्या है? लोन भी कर्जा ही है, ओबियसली बैंक से हम लोग कर्जा लेते हैं। तो इस नज़रिए से देखा जाए, अगर आप स्टूडेंट लोन भी लेते हैं तब तो अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ाई करके आप वो मानिए अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि आप मेंटली ग्रो हो पाओ, आप इंटेलिजेंट हो पाओ, पढ़ाई करो, आपको डिग्री मिले, बाद में आपको जॉब मिले, तो इनडायरेक्टली उससे आपको अर्निंग हो रहा है। तो डेट दोनों तरीके से हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। तो अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट है तो आप डेट को वाइजली मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स है फाइनेंशियली लिटरेट होने का। हालांकि और भी बहुत सारे हैं, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियली लिटरेट होना हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। मेरे हिसाब से तो इंडिया में जितने भी यूथ है यार, सबको फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एज पर ग्लोबल सर्वे बाय स्टैंडर्ड ऑफ पोर एंड फाइनेंशियल सर्विस, India is home to 17.5% of world population, but nearly 76% of its adult population does not understand even the basics of financial concept. अभी सोच के रखिए, इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन में, वर्ल्ड पॉपुलेशन में।
और उसमें से इंडिया का ऑलमोस्ट 76% से ज़्यादा लोग, मैं एडल्ट का बात कर रहा हूँ अभी, पुराने ज़माने के लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, दादाजी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडल्ट्स का बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 76% ऑफ आवर एडल्ट्स डोंट नो अबाउट फाइनेंस, दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट। आप खुद सोच के देखिए, अगर 76% पॉपुलेशन अगर इंडिया का फाइनेंशियली लिटरेट ना हो, तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में गरीबी क्यों ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, या फिर उस पैसे को आप बढ़ाते कैसे, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप गरीब होंगे या अमीर होंगे। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ को, अगर आपको अमीर होना है, अगर आपको रिच या फिर वेल्दी बनना है, वेल्दी इज ए प्रिसाइज वर्ड, अगर आपको वेल्दी बनना है, आपको अमीर बनना है, तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना फाइनेंशियल एजुकेशन का, बिना फाइनेंशियली लिटरेट होके आप कभी भी वेल्थी नहीं बन सकते। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या चीज़। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इनकम कितने तरीके का होता है। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ इनकम, वन इज एक्टिव इनकम एंड वन इज पैसिव इनकम। अगर आप अगर अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो बात आता है कि पहले तो अर्निंग तो हो, बाद में हम लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो भी करना होगा, खरीदना होगा, एसेट या लाइबिलिटी खरीदना होगा, वो तो बाद में आएगा, पहले अर्निंग तो करें। अभी अर्निंग दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक्टिव इनकम उस तरीके का इनकम है, जब तक आप काम करते रहेंगे आपको पैसा मिलता रहेगा, उस तरीके का इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम, सॉरी एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम उस तरीके का इनकम होता है, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम एक ही है। एक्टिव इनकम मतलब ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए गन्ने की खेती करना, या फिर दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं, जो गेहूँ होता है, गेहूँ का खेती। गेहूँ की खेती में क्या होता है, आपका जो भी बीज होता है आप उसको उस बीज का खेती करते हैं आप, तो वो बीज से वो पौधा उगता है, उसमें फिर से गेहूँ लगता है, और हम लोग क्या करते हैं, एंड में जाके फसल की कटाई कर देते हैं, फसल काट के लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर अगर हमको फिर से गेहूँ चाहिए, हमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से गेहूँ को लगाना पड़ेगा, तभी जाके हमें नेक्स्ट ईयर फिर से गेहूँ मिलेगा। और इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। आप जितना बार मेहनत करेंगे, आप जितना बार गेहूँ की खेती करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना बार आपको गेहूँ मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता। पैसिव इनकम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक आम का बगीचा है, या फिर आप एक आम का बगीचा लगाते हैं। तो पैसिव इनकम कैसे, आम के बगीचे के जैसे है। आम के बगीचे में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पौधा लगाते हैं, आम का पौधा लगाते हैं। शुरुआत में उतना रिजल्ट नहीं मिलता है ना, हमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। कहीं बकरी आके, गाय भैंस आके कहीं पौधा खा ना ले, ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें वो पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आना शुरू हो जाता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आम का पेड़ अगर बड़ा हो जाए और उस पे हर साल फल आता रहता है, तो क्या आपको हर साल फल देने के लिए मेहनत करना पड़ता है? नहीं, आपने मेहनत एक ही बार किया है यहाँ पे, एक ही बार मेहनत किया है, एक ही बार उसको अच्छे से बड़ा किया है, लेकिन वो साल दर साल आपको रिजल्ट देता रहेगा, आपको आम देता रहेगा, और वो आम आपको एक तरीके से हर साल फ्री में मिल जाए, है ना। आपने पहले तो मेहनत किया, लेकिन वो मेहनत का रिजल्ट आपको ज़िंदगी भर मिलेगा। मे बी अप टू 2-3 जनरेशन, 4 जनरेशन तक आपको उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। तो उस तरीके का जो इनकम है, उसे पैसिव इनकम कहा जाता है। अब पैसिव इनकम कैसे अचीव करेंगे? हमें तो ज़्यादातर एक्टिव इनकम के बारे में पता है। ज़्यादातर एक्टिव इनकम हम लोगों को आस-पास दिखाई देता है, लेकिन पैसिव इनकम के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि पैसिव इनकम जनरेट कैसे करें, और उसके बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि पैसिव इनकम बोल के भी कुछ चीज़ होता है। तो पैसिव इनकम जनरली इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मान लीजिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी हमने एक बार मेहनत करके पैसा जमाया, पैसा जमा के आपने प्रॉपर्टी खरीदा। अभी वो प्रॉपर्टी आपको लाइफ टाइम आपको अर्निंग करके देगा। तो ये एक तरीके का पैसिव इनकम है, रेंटल इनकम। और भी बहुत सारे तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिससे आपको डिविडेंड मिलेगा। हर आई थिंक क्वार्टरली आपको या हाफ ईयरली आपको डिविडेंड मिलता है स्टॉक मार्केट से। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है पैसिव इनकम के, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या चीज़ है। अभी हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है। अभी ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू है वन ऑफ द फेमस फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह सकते हैं आप उनको। रॉबर्ट कियोसाकी काफ़ी फेमस बुक के ऑथर रह चुके हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस स्कूल, ऐसे काफ़ी सारे बुक्स के ऑथर रह चुके हैं और वन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। तो उनके एक बुक में ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया हुआ है। अगर आप वो बुक अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें क्या बताता है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताता है कि इस दुनिया में अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो टोटल 4 तरीका है अर्निंग करने का। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे और अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।